नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हम हर रोज सुबह आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं किसान भाइयों, आंवला के फलों की तुड़ाई हो चुकी है और इस समय आंवला के बागों में कुछ कार्यों को करना जरूरी है। हमारे किसान भी आंवले की बागवानी कर रहे हैं, तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं कि ये आंवले के बाग का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं। जैसा कि हमारे एरिया में पानी की दिन ब दिन कमी होती जा रही है, उस हिसाब से हमने खेती के साथ साथ में बागवानी में भी थोड़ा सा ध्यान दिया है। तो इसके लिए हमने ये करीब 1.5 हेक्टेयर के अंदर ये आंवले के बगीचे लगा रखे हैं। तो ये पौधे करीब मैंने लगाए थे 2005 में, तो आज करीब 13-14 साल के पौधे हो गए हैं। इसमें अभी आंवले की तुड़ाई हो चुकी है और अच्छा खासा वजन आंवले का निकलता है। तो इसमें जो हम कार्य करते हैं वो फरवरी में हम इसमें गुजाई करके उसमें जो भी SSP और गोबर का खाद, केचुआ खाद जो भी देना हो वो दे के गुजाई करके छोड़ देते हैं। उसके बाद में इसमें जो नया बगर आएगा वो करीब अप्रैल के लगभग आएगा। अप्रैल के बाद में इसमें बगर आने के बाद में वो फ्लावट जो चालू होती है वो करीब जुलाई अगस्त में स्टार्ट होती है। इसकी जो फ्लावट, आंवले की जो फ्लावट होती है वो में फ्लाउट होके उसके बाद में बार बार हमें करीब 10 से 15 दिन में या 20 दिन में एक बार पानी देते हैं। उसके बाद अगर बरसात हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं थोड़ा बहुत पानी देते हैं और पानी की बचत भी हो जाती है। और उसी टाइम उसका फूलने का टाइम होता है जिस वक्त ये बरसात आती है। उसके बाद दिसंबर से इसकी तुड़ाई चालू कर देते हैं जो करीब फरवरी तक चलती है, जनवरी या फरवरी तक। और फरवरी में जैसे तुड़ाई होती है उसके बाद में इसमें खाद आदि दे के हम गुजाई करके छोड़ देते हैं। और इसमें जहाँ तक इसमें रोग वगैरह की बात है तो इसमें मुख्यतः एक मिलीबग नाम का जो कीटाणु आता है उसका ज़्यादा प्रकोप होता है, मिलीबग का। तो उसके लिए हम इमिडाक्लोप्राइड एक दवाई आती है तो उसका स्प्रे करते हैं। और बरसात के मौसम में थोड़ा सा फंगस वगैरह झड़ने की समस्या हो जाती है तो उसमें मैनकोजेब जो M45 के नाम से दवाई आती है उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा इस समय आंवला के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरना के बागवानी विशेषज्ञ NK गुप्ता। किसान भाइयों राम राम सा। जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग आंवले के बगीचे में खड़े हुए हैं और आप सब ने जिन्होंने भी आंवले की जो किसान भाई हमारे आंवले की खेती करते हैं दिसंबर माह तक सबने फलन पूरा ले लिया होगा। फरवरी का माह चल रहा है और इस समय आप बगीचे में देख रहे होंगे कि आंवले की पत्तियां भी नीचे करीब काफी गिर चुकी है। हमको अगर नई फसल की तैयारी करनी है तो आप देख रहे होंगे कि फसल में खाद देने का इस समय उपयुक्त समय है। हम आंवले के बगीचे में, क्योंकि आंवले में अभी मार्च के बाद में, मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में फूल आएंगे किसान भाइयों। तो इस समय हम लोग बगीचे की सफाई करके और थावड़ा बना ले और जितना आंवले के पेड़ का फैलाव है उस थावले में अगर आपका 5 साल का पौधा है तो 50 से 70 किलो सड़ा गला गोबर का खाद और उसमें 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश अच्छी तरह से चारों तरफ बिखेर कर उसकी 1 फुट तक गुजाई कर देते हैं। और गुजाई करने के बाद में उसमें अपन सिंचाई कर देंगे। आंवला के बाग में कीटों की बात करें तो छाल भक्षक कीट का प्रकोप मुख्य रूप से देखा जाता है, जो कि पौधों की छाल को अंदर ही अंदर खाकर सुरंग बनाता रहता है, जिसके कारण पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस छाल भक्षक कीट का समय पर नियंत्रण करें। तो इसके लिए पौधों की सुरंगों को साफ करके किसी पिचकारी की सहायता से 3 से 5 मिलीलीटर मिट्टी का तेल प्रति सुरंग डालें या रुई को मिट्टी के तेल में भरकर सुरंग में लोहे की छड़ की सहायता से डाल दें। इसके बाद ऊपर से सुरंग को गीली मिट्टी से बंद कर देते हैं। ऐसा करने से छाल भक्षक कीट मर जाएगा और आपका पौधा इस कीट से बच जाएगा और आने वाले दिनों में अधिक फलत मिलेगा। तो इस तरह से हम किसान भाइयों इस समय अगर अपन सही समय पर अगर अपन आंवले में दे देंगे तो जिस समय हमारे फूल आएंगे तो फूल को गिरने की संभावना कम रहेगी,
क्योंकि उस समय उनको फूल आते समय उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल जाएगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, रबी के मौसम में फूलों की अधिकता होती है और इन फूलों से पराग प्रचुर मात्रा में मधुमक्खियों को मिलता है, जिससे मधुमक्खियों की संख्या तो बढ़ती है ही और मधुमक्खियां शहद भी भरपूर मात्रा में बनाती हैं और इसलिए सही समय पर मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालकर किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो शहद निकालते समय कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अशोक सिंह यादव। किसान भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मधुमक्खी पालन से जो विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद होता है शहद। इस शहद को निकालने की विधि क्या है, इसके निष्कासन का तरीका क्या होता है और मौसम को देखते हुए हम किस प्रकार इसको निकालने की जो हमारी प्रक्रिया है उसको हम अपना सकते हैं। मधुमक्खी पालन में सबसे जरूरी होता है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, नहीं तो मधुमक्खी पालकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। रबी मौसम में फूलों की अधिकता होने से मधुमक्खियां शहद अधिक बनाती हैं, तो इस समय मधुमक्खियों के छत्तों से सावधानी पूर्वक शहद निकालना एक अति आवश्यक कार्य है। तो आप शहद निकालते समय कौन कौन सी सावधानियां अपनाएं, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम इस मौसम की बात करें, जो वर्तमान जो समय है, जो शरद जो मौसम है, इस मौसम में अगर हम शहद निकाल रहे हैं तो शहद निकालने से पूर्व कुछ हमें सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। जिस दिन हम शहद निकालने की बारे में जो है विचार बना रहे हैं, उस समय ये देखें कि हमारा जो मौसम है वो मौसम साफ होना चाहिए और हमारे कोहरा वगैरह नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो है शहद निकालने में कोई असुविधा न हो। तेज हवा नहीं चल रही हो उस समय, ये हमें सावधानी रखना है। और अगर जो है तेज हवा या कोहरा होगा या ज़्यादा जो है ठंड होगी तो उस समय जो है शहद निकालने में हमें परेशानी आ सकती है और हम जो है उस सही तरीके से शहद उसका नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो है उस समय शहद निकालना थोड़ा सा हमारे लिए परेशानी वाला हो सकता है। दूसरा हमें देखना है कि जो हमारी जो पेटियों की जो है निरीक्षण करना है और निरीक्षण करते समय ये ध्यान देना है जो हमारे जो फ्रेम है और जिस फ्रेम में जो है मधुमक्खियों ने जो है नेक्टर को उसमें इकट्ठा किया है, शहद जहाँ इकट्ठा किया है, वो फ्रेम जो है मधुमक्खियों ने मोम के द्वारा उसको पैक किया है कि नहीं किया। मोम से अगर उसकी जो सेल पैक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो जो शहद है वो शहद में हमारी जो है नमी की जो हमारा जो पानी है उसकी मात्रा ज़्यादा है, तो ये ऐसा शहद जो है गुणवत्ता के हिसाब से हमारा जो है ठीक नहीं रहता है। वो फ्रेम जब पूरी तरह जो मोम से जब पैक हो जाते हैं उसके बाद में अगर हम शहद को निकालते हैं तो वो शहद जो है गुणवत्ता के हिसाब से भी अच्छा होता है और उसमें जो है मॉइस्चर परसेंट भी कम होता है। तो इस प्रकार उसको देखना चाहिए। जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले जहाँ पर हमारी मधुमक्खी की पेटियाँ रखी हुई हैं वहाँ पर उस समय हमें काम करने के लिए भी कम से कम 4 से 5 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें सबसे पहले हम जो है हमारी जो मधुमक्खी की पेटियाँ जहाँ रखी हुई हैं वहाँ पर हम जो हमारा धुआंकार यंत्र, उस यंत्र में हम जलता हुआ कोयला या काउडंग वगैरह उसमें भर के जो हमारी जो मधुमक्खी की जो पेटी है वहाँ पर उसमें धुआं करते हैं, जिससे जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो नीचे पूरी शांत होकर बैठ जाती हैं और उन फ्रेमों को फिर हम बाहर निकालते हैं। तो जो फ्रेम जो हम बाहर निकाल रहे हैं उसमें अगर कुछ मधुमक्खियाँ हैं तो उनको हम ब्रश की सहायता से उसी पेटी में उनको जो है जड़ा देते हैं और जो खाली जो बॉक्स होता है उस बॉक्स में उन फ्रेमों को लगाकर और जो जब मधु निष्कासन के लिए जो हमने जो है जो टेंट लगाया हुआ है या जो नेट लगाया हुआ है वहाँ पर उनको लेके जाते हैं। उसमें बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो जो चाकू की सहायता से उसके ऊपर जो सेल में जो मोम लगा हुआ है उस मोम को अलग करता है और फिर उस ऐसे जो फ्रेम होते हैं जो मोम जिनमें से हमने अलग कर दिया है उनको हम जो है जो हमारे मधु निष्कासन जो मशीन है या इनको जिसको हम हनी एक्सट्रैक्टर बोलते हैं उसमें उसको लगाते हैं और एक व्यक्ति जो है उस एक्सट्रैक्टर को उसको घुमाता है
और ये जो प्रक्रिया है उसको इस तरीके से किया जाता है कि जो मधु निष्कासन जो यंत्र है उसकी गति इतनी रखी जाती है कि केवल शहद उससे जो है बाहर निकलकर नीचे दीवारों से चिपकने लगता है और उसमें जो मधुमक्खी जो वंश होता है, जैसे इसमें जो ब्रूड है उसको कोई नुकसान या क्षति हमें जो है नहीं पहुंचानी है, इतनी गति उसकी रखते हैं। और इसके बाद उन जो खाली जो फ्रेम है उनको वापस उसी बॉक्स में रखकर और हम वापस अपनी मधुमक्खी जो हमारी इकाई है वहाँ पर लेके आते हैं और वापस उसी बॉक्स में जिससे हमने निकाले थे उसी में उनको वापस स्थापित कर देते हैं। तो ये एक प्रकार का पूरा एक चरणबद्ध तरीके से पूरा कार्य किया जाता है मधु निष्कासन का या जो शहद निष्कासन का। इसमें विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मधु निष्कासन करते समय या शहद निष्कासन करते समय किसी प्रकार का उसमें गंदगी नहीं जाना चाहिए। दूसरा, मधुमक्खियों के जो है जैसे मान लो मर के या उसके पंख वगैरह उसमें नहीं जाना चाहिए। और तीसरी जो बहुत ही उपयोगी जो बात है वो ये है कि उसमें जो है लाइव टिश्यू या जो मधुमक्खी जो वंश है या मधुमक्खी का जो ब्रूड है वो ब्रूड का अंश उसमें नहीं जाना चाहिए। फिर जो हमारी मधु निष्कासन जो मशीन है उस मशीन से हम उस शहद को छलनी लगाकर और जो हमारी फ्रूट गेट जो प्लास्टिक की जो बाल्टियां होती हैं उस बाल्टियों में उनको हम निकाल लेते हैं और ये जो शहद है ये निष्कासन के बाद जो है फिर हमारा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के लिए ये तैयार हो जाता है और हमें स्वच्छ और साफ तरीके से अपने शहद का निष्कासन करना है और गुणवत्ता उसकी बनाए रखना है और सही तरीके से ही हम उसका जो है भंडारण करना है। तो किसान भाइयों, ये एक संक्षिप्त जो है शहद निष्कासन के संदर्भ में एक जानकारी है। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आगामी 5 दिनों में उदयपुर जिले में आसमान में हल्के बादल छाए रहने व वर्षा की कोई संभावना नहीं है। हवा की गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दक्षिणी पश्चिमी दिशा से चलने तथा अधिकतम तापमान 27 से 29 एवं न्यूनतम 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ साथ वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 78 से 85% तक एवं न्यूनतम 26 से 30% रहने की संभावना है। गेहूं में दाने की दूधिया अवस्था पर एवं दाना पकते समय सिंचाई करें। सरसों की फसल फरवरी मार्च तक पक जाती है। आमतौर पर जब पत्ते झड़ने लगे और फलियां पीली पड़ने लगे तो फसल काट लें, अन्यथा कटाई में देर होने पर दाने खेत में झड़ जाने की आशंका रहती है। भिंडी की बुआई हेतु निम्न किस्मों का प्रयोग करें। पूसा सावनी, अर्का अनामिका, अर्का अभय, आजाद क्रांति, प्रभनी क्रांति, पूसा A4 आदि प्रमुख हैं। ग्रीष्मकालीन बुआई हेतु बीज दर 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। भिंडी की ग्रीष्मकालीन फसल में प्रथम सिंचाई 1 से 2 पत्ती अवस्था पर देनी चाहिए तथा उसके बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर पानी दें। मिर्च नर्सरी में बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद खेतों में रोपने योग्य हो जाती है। ग्रीष्मकालीन फसल में कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। गाजर की जड़ों की खुदाई पूरी तरह विकसित हो जाने पर करें तथा खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जायद मूंगफली की बुआई का उचित समय फरवरी के दूसरे से तीसरे सप्ताह के मध्य है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बड़ा गांव, जिला टोंक के कृषक मोहन गुर्जर ने। आप एक्वेरियम में रंगीनी मछलियों के पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मोहन गुर्जर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। यहाँ पर हम बहुरंगी मछली पालन का करते हैं, जिसके अंदर किसान भाइयों को ट्रेनिंग भी देते हैं और उसके अंदर हम अलग अलग प्रकार के एक्वेरियम
फिश मछली घर बनाना सिखाते हैं। इसके अंदर हम 2 तरह की मछलियाँ रखते हैं। एक तो है अंडे देने वाली मछलियाँ, जैसे कि गोल्ड फिश है, ब्लू गोरामी है, टाइगर शार्क है, एंजिल है, कोई कार्प है। चिकलेट फैमिली के अंदर पैरट फिश है, ईल फिश है, अरावाना फिश है, इनको रखते हैं। अरवाना फिश वास्तु के हिसाब से अच्छा रहता है और एक एक्वेरियम के अंदर एक फ़िश रखते हैं अरवाना, वो लक्की फ़िश बोलते हैं। और दूसरी तरह की मछलियाँ होती है जो डायरेक्ट बच्चे देती है, उसके अंदर है ब्लैक मोली है, सिल्वर मोली है, गप्पी है और स्वार्ट टेल है। तो ये मछलियाँ डायरेक्ट बच्चे देती है और 6 महीने में एक बार में 60 बच्चे मछली देती है। इसको स्कूल के अंदर लगा सकते हैं, होटल के अंदर, ऑफिस के अंदर और घर के अंदर भी घर की शोभा बढ़ाते हैं। मछलियाँ से क्या होता है, आँखों की रोशनी भी कम है तो अगर इनको देखते हैं तो रोशनी बढ़ती है और कोई किसी को बीपी है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो भी नॉर्मल रहता है इन मछलियों को देखने से। शहरों में एक्वेरियम छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक के होते हैं। बाजार में 15 इंच से 15 फीट तक साइज के एक्वेरियम उपलब्ध हैं। सबसे छोटे साइज का एक्वेरियम 12 गुणा 6 इंच का होता है। इससे छोटे आकार के एक्वेरियम में मछलियाँ ज्यादा बढ़ती नहीं हैं। इतने बड़े आकार के एक्वेरियम में 4 से 5 जोड़ी मछली को रख सकते हैं। जो मछली घर बनाते हैं 2 फीट का भी बनाते हैं, 2.5 फीट का और 3 फीट का। 2 फीट की कॉस्टिंग 2600 रुपये है, 2.5 फीट की कॉस्टिंग 3400 रुपये है और 3 फीट की कॉस्टिंग 3900 रुपये है। इसके अंदर हम सब सिस्टम पूरा सेट देते हैं। कांच का ग्लास का टैंक है, ऊपर कवर देते हैं, पीछे पोस्टर है, ग्रेवल्स है और एयर पंप, फिल्टर और लाइट है जिससे कि रोशनी आती है। और ये इसके अलावा इसमें नली है, जॉइंट है, रेगुलेटर है। और इसके अंदर हम एक एक्वेरियम के अंदर 2 फीट का एक्वेरियम है तो 4 पेयर और 2.5 फीट का है तो 5 पेयर और 3 फीट का है तो 6 पेयर मछलियाँ इसमें रख सकते हैं। इसके अंदर 2 फीट, 2.5 फीट और 3 फीट के एक्वेरियम बनाए जाते हैं। इसको सिलिकॉन की सहायता से चिपकाया जाता है और इसको टैंक को तैयार करने के बाद में इसमें पानी भरते हैं, इसकी सजावट करते हैं और टैंक तैयार होने के बाद में इसके अंदर पानी भरा जाता है। पानी भरने के बाद में इसमें 2 फीट के एक्वेरियम में 8 मछलियाँ, 2.5 फीट के एक्वेरियम में 10 मछली और 3 फीट के एक्वेरियम में उसकी कैपेसिटी के अनुसार 12 मछली तक रखी जाती है। 5 फीट के एक्वेरियम के अंदर 10 पेयर मछलियाँ रख सकते हैं बड़े साइज़ की। दिन के अंदर एक बार भी फीडिंग करवाते हैं। अगर ज़्यादा फीडिंग कराते हैं तो उससे मछलियाँ मरने की संभावना रहती है। एक दिन के अंदर एक बार ही खाना देते हैं, सुबह या शाम का समय उचित है। लगाने के बाद में इसकी सर्विसिंग का मेन रोल रहता है। सर्विसिंग के लिए जैसे मछली को पानी बदलना और कैसे इनको वापस खाली करके और रीसेट करते हैं। इसके अंदर मछली को पहले बाल्टी के अंदर निकालते हैं नेट की सहायता से। उसके बाद में पूरा साफ़ सफाई करने के बाद में ग्रेवल्स बिछाते हैं। ग्रेवल्स बिछाने के बाद में खिलौने लगाते हैं, पेड़ पौधे हैं, पीछे सीनरी है और इसके अंदर मछलियाँ छोड़ते हैं पानी भरने के बाद में। और इसके अंदर पीछे पोस्टर लगाते हैं ऑक्सीजन के लिए। इसमें एक एयर का पंप लगाते हैं जिससे मछलियों को ऑक्सीजन मिलती है। पानी को साफ़ करने के लिए फ़िल्टर लगाते हैं जिससे कि वो कचरा जितना भी एक्वेरियम के अंदर होता है फ़िल्टर के अंदर कचरा आ जाता है। तो हर महीने एक बार इसे फ़िल्टर को साफ़ करते हैं ताकि पानी साल के अंदर 2 बार बदलते हैं पूरे एक्वेरियम का। तो इसके लिए कम से कम 5,000 की लागत से ये व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। साल भर के अंदर ये 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं 5,000 रुपये लगाने के बाद में। धीरे धीरे बिजनेस व्यापार को बढ़ा सकते हैं और आमदनी को 1 लाख रुपये तक भी ये ले जा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। घर के आसपास फल सब्जियां उगाएं, सेहतमंद जीवन बनाएं। बेर की सफल खेती से किसान हुआ मालामाल। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।